ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ शाम तक अगर मैं फ्री हो गई तो। अभी तो मैं मसरूफ़ हूँ, देखो कल तक बता देती हूँ या रात में बता देती हूँ। अभी एक के बाद एक काम है ना, इस वजह से तो थोड़ी और चीज़ें भी हैं। तुम बताओ शॉपिंग पे गई थी या नहीं गई थी, या आज का बनाते हैं प्रोग्राम, या कल का बनाते हैं, या वीकेंड पे चलें? हाँ बिल्कुल, फारिया भी कह रही थी कि हम लोग सब मिल के चलते हैं, तो अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। और बताओ कमिंग वीक में तुम्हारी क्या मसरूफियत है? मैं तो इस वाले सैटरडे संडे बिल्कुल फ्री हूँ, और इसके बाद वाले सैटरडे को शायद थोड़ी सी मसरूफियत होगी। ओह अच्छा, हम लाइव आ चुके हैं। अरे भाई पता ही नहीं चला, इतनी लंबी लंबी बातें अब होने लगी हैं फ़ोन पर, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यूफोन का 4G। और इसका जब यूफोन का 4G हो आपके पास, तो आपके पास डाटा बहुत होता है, और टाइम भी फिर खुद ही निकल आता है कि आपके पास अगर डाटा मौजूद होता है तो फिर आप लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। अब किसी को भी लंबी लंबी बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फ़ोन यूज़ करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यूफोन 4G का डाटा जो है इस वक्त बहुत है। चलिए जी, और यही उनका कहना भी है, अब नहीं होगी किसी भी लव स्टोरी की सैड एंडिंग। अब तो सोनी और माहिवाल भी मॉडर्न हो गए हैं। सोनी मिलाती है वीडियो कॉल टू हर माहिवाल, क्योंकि यूफोन 4G के पास डाटा बहुत सारा है। चलिए जी, और हम इन सारी गुफ्तगू में भूल गए कि मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है, आप भी यूफोन का डाटा यूज कर रहे हैं खूब, 4G लंबी लंबी बातें कर रहे हैं? आज से नहीं, बहुत सालों से यूज़ करता हूँ, और इट्स ए वंडरफुल लाइन। कभी कनेक्शन एरर्स नहीं होते, इवन दो के और अब डाटा भी बहुत है। मेरे घर के पीछे किडनी हिल लगता है, और वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बहुत हैं। यूफोन कभी बंद नहीं होता। जबरदस्त। और अब डाटा भी बहुत हो गया ना 4G का, अब तो ये वाली आसानी भी हो गई ना, लंबी लंबी बातें करेंगे सब, लेकिन हम प्रोग्राम में भी लंबी लंबी बातें करेंगे। सही है ना जी, आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मैं खो गई हूँ यूफोन 4G के डाटा में, की मोहब्बत में हर तरफ। हाँ, अब मैं टॉपिक पे आ जाए। आज हमारा टॉपिक क्या है? डॉक्टर साहब से पूछूंगी मैं टॉपिक क्या है। डॉक्टर साहब भी था ये कि आज का जो प्लान था ये था कि हम कुछ सर्दियों के मौसम आना शुरू होगा इंशाल्लाह विद इन सून। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, न्यूज़ तो ये है कि कम आएगा। मुझे तो लग रहा है सर्दी नाराज ही हो गई है, सर्दी नाराज बहुत राजी है हमसे। हाँ नहीं, बेसिकली कई वाले बहुत राजी हैं। वो कहते हैं यार गर्मी आए, एसी चलेगा, बिल ज्यादा बनेगा। सही सही, तो दे आर वेरी हैप्पी। उन्होंने कोई सिस्टम से बात कर लिया। हाँ, सिस्टम से कुछ बात, सूरज भैया से उनकी कुछ कनेक्शन हो गया, तुमने नहीं जाना। सही है। चलिए खैर, मौसम की जब ये वाली ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस वक्त हो रही है डिस्टर्ब, लोग बहुत शिद्दत से सर्दी का इंतजार करें। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर आपकी मेमोरी में हो तो जरूर बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है इतनी गर्मी नवंबर में भी चल रही हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हुआ ना। ये तो कुछ सालों में एक तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दूसरा ऐसा नहीं है कराची में ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों इसलिए हुआ है कि देखें, जहाँ आपकी काश्तकारी बंद हो जाए ना, प्लांटेशंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू क्लीन द एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। फिर पोल्यूशन है, डस्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस हैं, ये हमारे शहर में नहीं है। ऑफ कोर्स उस वजह से बहुत सारे इश्यूज इस तरह होते हैं कि हमारी पूरा सर्कुलेशन और वेदर चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स आप जाएं, अभी आजकल आप गांव देहातों में अभी चले जाएं तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया, और आप वैसे ही नॉर्दर्न साइड पे जाएं, इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ पे हवाएं ठंडी शुरू हो गई हैं। तो कराची में भी ऐसे ही हुआ करता था कि अक्टूबर की एंड से ठंडी हवाएं शुरू हो जाती थी रात के वक्त। तो रात के वक्त अब तो ज़्यादा गर्मी और हब्स गर्मी होती है, तो वो क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स फिर वो सेहत पे भी ज़ाहिर असरात डाल रहा है ना। क्यों डालता है कि देखें, एक तो गर्मी का मौसम जब होता है ना तो आपकी बीमारियां बढ़ती हैं। सर्दियों के मौसम में आपकी बीमारियां काफ़ी हद तक कम रहती हैं। तो लोग कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में ज़्यादा नमूनिया हो जाता है, और मैं कहता हूँ कि जितना खतरनाक मौसम सितंबर अक्टूबर होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इतना मैंने पूरे साल में नहीं देखा होता। अच्छा। क्योंकि इस वक्त इतना हाई ओपीडी की रश होता है, और ज़्यादातर बच्चों को जो है एक तो फीवर बहुत होता है, नमूनियाज बहुत चल रहा होता है, इतना बलगम बन रहा होता है कि वो बच्चा दूध पीते पीते वॉमिटिंग्स कर रहे होता है। सही। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं इस सीज़न में। तो ये सीज़न इज़ नॉट गुड। तो अल्लाह करे कि सीज़न चेंज हो जाए, सर्दियाँ आए,
चीज़ें अच्छा, इसमें भी चेंज। दो राय हो रही, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत शदीद ठंड आएगी, जितनी शदीद गर्मी चल रही है, कुछ कह रहे हैं आएगी नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, क्या सोचना उसके बारे में जिसका पता ही नहीं है हमें होने क्या वाला है, ज्यादा फ्यूचर को क्यों सोचना, आज का सोचें। आज का सोचे। बच्चों की देखभाल आज का हमारा मौजू, आपकी एजुकेशन, आपका तजर्बा, आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सारा थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हर, मैं तो आसान अपने अल्फाज में कहूँगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, मुझे अब बस अच्छी को कब इसलिए अच्छी ना होनी करें। चाहिए? हाँ, कब अच्छी होनी चाहिए? बच्चों की देखभाल कब अच्छी होनी चाहिए? तो बिल्कुल स्टार्ट से। स्टार्ट से। हाँ? लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? लोग एक अपना एक मैरिटल लाइफ में घुसते हैं कि भाई शादी करनी है, शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है। भाई आगे प्लान्स क्या है? व्हाट इज द प्लानिंग्स? प्लान सोचे समझे बगैर एक लड़के की शादी कर दी जाती है। हाँ, ये तो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। हाँ, अगर आप वेस्टर्न में चले जाएं तो ऐसी कोई चक्करबाजियाँ नहीं है। वहाँ पे तो सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ होती है। फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत होता है, बट सेल्फ डिपेंडेंट मुझे लाइफ लगता है में प्लानिंग तो वहाँ भी नहीं होती। नहीं, बच्चे- प्लानिंग बच्चे वहाँ पे तो बहुत प्लानिंग्स होती है। नहीं, वहाँ पे तो बच्चों की काश्तकारी ही कम है। नहीं, अच्छा मैं समझी वैसे बात करें कि वो शादियों वाली जो बात आपने उधर आ गई। काश्तकारी कम है। नहीं, मैं तो शादियों की बात कर, शादियों की वो भी शादियाँ planning, तो कोई कमी, भी शादियाँ कपल तो बन होती जाता है। नहीं। कपल तो ऑफ कोर्स बन जाता है, लेकिन बच्चे भी इसी मिकदार में इस तरह कम से कम पैदा अच्छा, होते हैं। सही। हाँ, मैं तो आपने कहा था लेकिन शादी यहाँ नहीं। पे एक ने किसी से पूछा कि भाई नॉर्दर्न ये जो हमारा अच्छा, यहाँ वक्त हो गया, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक में, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने बताया 4G यूफोन 4G के पास डाटा बहुत है। और बात कर लेते हैं लव बर्ड्स की, सोनी और माहिवाल की, जिनको एक दूसरे से प्यार बहुत है। और साथ ही साथ क्योंकि दोनों के पास अब यूफोन का 4G डाटा है, तो अब वीडियो कॉल्स हो रही हैं, लंबी लंबी बातचीत हो रही है। थैंक्स टू यूफोन 4G वीकली ग्रैंड ऑफर भी इस वक्त उन्होंने दे रखी है, उसको भी अवेल कीजिए। अब सोनी नहीं करती दरिया से प्यार, ये जबरदस्त चीज है भाई। टू मीट हर माहिवाल सीधा मिलाती है वीडियो कॉल और पूछने के लिए उसका हाल, क्योंकि सोनी के पास है यूफोन 4G और यूफोन 4G के पास है डाटा बहुत। चलिए जी, आ जाते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। हम मेरे ख्याल हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा वसी है, उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, और शायद आज हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में रखते हैं। Of course. है ना। अभी जो हमने बात शुरू की थी वेदर की, कि वेदर डिस्टर्ब है, और स्पेशली कराची की बात करें, आपने कहा कि और कुछ शहर हैं जहाँ पे मौसम थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, लेकिन हमारे कराची में नहीं हो रहा है। तो अब जो सेहत को लेकर मसाइल आ रहे हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों को क्या अलग तरीके से डील किया जाएगा, हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या आप बताते हैं, और कुछ चेकअप सबसे के लिए लेके इम्पोर्टेंट जाए बात क्या यह करें? है कि एक तो सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है डस्ट की हाँ, वजह से, बिल्कुल। चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। अच्छा, सांस की तकलीफ पता नहीं वो उसको हम दमा कह सकते हैं या नहीं कहते, हर दूसरे को हो रही है। दमा तो नहीं कह सकते, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अच्छा। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस एक अलग आवाजें वर्ड भी आने लगती हैं। आवाज़ें आने लगती हैं, बिल्कुल। हाँ। बच्चा सांस हपकने लगता है, सांस तेज़ हो जाता है। बड़ों में भी देख रही हूँ ये मैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये नमूनिया के असरात होते हैं। अच्छा। और इसमें हमेशा सीरियस लेना चाहिए, कोई क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट या फिर जो अडल्ट फिजिशियंस होते हैं उनके पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वो डिटेक्शन बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है। एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर एक बच्चा बहुत सांस की रफ्तार के साथ तेज़ आया है और उसको बहुत ज़्यादा चॉकिंग हो रही है और वो वॉमिटिंग ज़्यादा कर रहा है, तो उसको कुछ इंटेंसिव केयर नीडेड है। इंटेंसिव केयर की मतलब ये होता है या तो वो दाखिल हो जाए सोच समझ के, या फिर ER मैनेजमेंट्स कराएं, इमरजेंसी की मैनेजमेंट्स कराएं। इसमें जैसे सक्शंस हैं, मतलब सीरियस मैटर है ये। ऑफ कोर्स। टू मच। ओके। जब सांस चलना शुरू हो जाए, इसका मतलब दैट इज द एंड ऑफ द डिजीज। ओह माय गॉड। आप इसको सीरियस लेना है। लोग क्या करते हैं, घर पे रखे हुए हैं, घर पे ही छोड़ दिया है, इधर उधर जा रहे हैं। जब बिल्कुल बिगड़ जाता है तो फिर एक हॉस्पिटल में लैंड करते हैं जहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो जाती है, फिर वो बच्चे वेंटिलेटर्स पे या बाईपैप पे चले जाते हैं। तो पहले से ही थोड़ा सा अगर ट्रीटमेंट सही कर लें तो ऑफ कोर्स आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गो टू ER कंसल्टेंट, जो ER के जो कंसल्टेंट होते हैं, जैसे हम लोग ER मैनेजमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उनके पास जाएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो आपको डिसाइड करके उसी वक्त बताते हैं यार प्रॉपर न्यूबलाइजेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी दवाइयों से न्यूबलाइजेशन करनी है, प्लस साथ में सक्शन कैसे करवाना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि डॉक्टर समझाता है सक्शन, पेशेंट भाग जाता है। अब सक्शन ये होता है, वजह ये होती है कि वो समझते हैं कि डर लगता है, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। दैट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक
कि भाई आपको ये करवाएंगे तो बच्चा आपका बेहतर होना शुरू होगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे गले में एक म्यूकस प्लग फंस जाता है तो आप जब तक जोर निकाल के वो निकाल नहीं देते आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते, आप सांस नहीं ले सकते। तो डॉक्टर साहब क्या बच्चों के लिए ये पेनफुल होता है? ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेनफुल है, मगर वो जो बच्चा एग्जॉस्ट हो रहा है या सांस नहीं ले सक रहा या वो वॉमिटिंग कर रहा है दूध पीने के बाद या पसलियां चल रही हैं, उससे बेहतर ये नहीं है कि आप ये ट्रीटमेंट्स प्रॉपर करवाएं और फिर गो होम। हाँ, यानी वो और एक दिन के चंद घंटों का कितनी देर का होता है? नहीं, विद इन 5 मिनट्स ये सक्शन हो जाता है। 5 मिनट्स का? बिल्कुल, आपको सिर्फ बलगम निकालना ही तो है मशीन से। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बच्चा स्पिट आउट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये करवाना है। फिर साथ में जो मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत है। अब बच्चे माँ बाप कहते हैं बच्चा न्यूबलाइज ही नहीं करता, भाई न्यूबलाइज नहीं करता तो फिर हम न्यूबलाइज प्रॉपर ऐसे मार्क्स लगा के न्यूबलाइज करना है। लोग ऐसे ऐसे न्यूबलाइज कर रहे होते हैं। अरे कुछ लोग कहते हैं न्यूबलाइज कराया तो बच्चा जो है वो आदी बन जाएगा। नहीं, वीक हो गया, आदी हो गया। वीक तो आपका बच्चा पहले ही था, तभी तो इतना इन्फेक्शन हुआ है इसको। हाँ, आपकी इम्यूनिटी कम थी, सही, तभी आपका बच्चा इन्फेक्शन में आया है इस तरह। वरना कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, दे नेवर गेट सिक। तो और सिक होते भी है तो बहुत कम होते हैं। जो ज्यादा बच्चे इम्यूनिटी वीक होती है वही ज्यादा बच्चे बीमार। और ये सक्शन जो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, बड़ों को भी करवाते हैं? बड़े बच्चों को भी कराते हैं। अच्छा। बड़ों को भी होना चाहिए। देखिए, जब आप इंटेंसिव केयर में जाते हैं और बहुत सीवियर नमूनियाज होते हैं और आईसीयू में आप एडमिट हो गया, अडल्ट हो, बच्चा हो, न्यूबॉर्न हो, जो भी हो, सक्शन के बगैर तो आपका बलगम निकल ही नहीं सकता। सही। क्योंकि अगर सीवियर नमूनिया के साथ एक अडल्ट भी आया है तो वो सांस तो ले ही नहीं सकता। अगर वो वेंटिलेटर पे चला गया है या बाईपैप पे चला गया है तो ऑफ कोर्स सक्शन करके ही तो चीजें निकालनी है, वो कैसे निकालेगा? सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सैचुरेशन ड्रॉप करता है पेशेंट, इसी में चोक होता है, इसी में फिर हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अच्छा? ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर 2 साल से छोटा बच्चा है, ऑक्सीजन लेवल गिरेगा। ऑफ कोर्स अगर ऑक्सीजन गिरेगा तो ऑफ कोर्स फिट्स पड़ने के चांसेस हैं, अगर ऑक्सीजन गिरेगा तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें सीरियस होने के बहुत ज़्यादा सीरियस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि बच्चा अगर इस कंडीशन में आपके घर में तो फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल एक अच्छे डॉक्टर के पास ही लेकर जाना है। ऑफ कोर्स देखिए, होता क्या है कि क्वैक्स के पास लेके चले आते हैं, कोई छोटे मोटे डॉक्टरों के पास ले आओ, वो समझ नहीं सकते हैं। अच्छा, और उन डॉक्टरों के पास लेके जाए जो प्रॉपर चेक कर रहा हो। अब फर्ज करें एक लाइन में लगे हुए हैं 100 की, आपका बच्चा फुफार है, अब आपकी बारी, अगर 70-80 नंबर लग गया आपका, तो ऑफ कोर्स आपका बच्चा तो डिटोरिएट हो रहा है। हाँ। तो डायरेक्ट रश टुवर्ड्स द ईआर कंसल्टेंट, ठीक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हॉस्पिटल और डॉक्टर की बात, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है कि लेके जाना है। लेकिन घर में, अगर अभी आप घर में मौजूद हैं, कोई खातून है, उनका बच्चा अभी वो इस तकलीफ से गुजर रहा है और अभी उनको हॉस्पिटल जाने में या डॉक्टर के पास ले जाने में थोड़ा सा टाइम है, उनके हस्बैंड है या ब्रदर कोई भी है, उसको आने में वक्त है, अरेंज करने में, फौरी तौर पे कोई बच्चे को फर्स्ट एड कर सकते हैं? एक तो नेजल एस्पिरेटर्स आते हैं जो सक्शन बल्ब की तरह होते हैं। उसको ये करें कि बच्चे को पीछे ऐसे उल्टा करें, उल्टा करके पीछे से ऐसे थपियां दें इसको। ठीक है, आपने ऐसे कप बनाना है और ऐसे थपियां दें। कई दफ़ा यहाँ की जो चोक हुआ चीज़ होता है वो ठीक निकलने की कोशिश करता है। साथ में स्टीमर खोल लें तो वो जो बलगम, जो च्युइंगम बन गया है, वो पानी की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। ओके। तो दैट विल एनहांस के ये जो बलगम है वो बाहर निकलना शुरू होगा। साथ में कोई आपके पास हेल्पिंग हैंड्स हो, इस पे सक्शन बल्ब से आपने मुंह में डाल के और जो आ रहा है उसको आपने खींच लिया, नाक से भी खींच लिया, मुंह से भी खींच लिया। ये ना करें मेरे ख्याल है घर में, ये थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। नहीं, ये देखिए यही एजुकेशन है जो आप दे रही हैं और आपने मुझे सवाल किया, तो यही एजुकेशन है। तो नेजल बल्ब से आपने उल्टा किया पहले बच्चे को, ठीक है, बच्चे को उल्टा करके आपने जैसे ही उल्टा किया तो आपने थपियां देनी है। तो यहाँ से जैसे हम चोक भी होता है तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसे दबाया और पीछे से थपियां देते हैं ना चोक में भी। जी जी जी। तो आपने उसको ऐसे उल्टा किया, आपने इसके ऊपर ऐसे थपियां दी, इसके बाद वो बलगम ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है। तो जब आएगा तो नेजल बल्ब लेके उसको खींच लिया, क्योंकि वो इतना च्युइंगम की तरह होता है, ठीक है, उसको खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐसे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बल्ब, नेजल बल्ब इज वेरी इजी, लोग यूज कर रहे होते हैं, फिर सही, तो आराम से यूज करें और उसे निकाल दें। अच्छा, स्टीम देने से फायदा ये होता है कि स्टीम से एक चीज लूज हो जाती है। एक तो स्टीम किल्स वायरसेस, दूसरा स्टीम से एक फायदा ये होता है कि स्टीम से जो बलगम, चिपका हुआ बलगम होता है या च्युइंगम की तरह होता है, वो पानी की तरह होना शुरू हो जाता है। उसको निकलना बहुत इजी हो जाता है। और जैसे ही वो निकलेगा बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाएगा।
बट वही वाली बात है कि निकला नहीं निकला, ऑफ कोर्स यू हैव टू देन गो टू। हाँ वही तो कह रही हूँ, ये तो फर्स्ट एड है सिर्फ, इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर को नहीं दिखाना। ये हमने कहा फौरी तौर पर आपका बच्चा अगर बहुत तकलीफ में, बहुत पेन में, तो ये फर्स्ट एड है। उसके बाद आपने जाना डॉक्टर के पास, ही वही बताएगा निकला है नहीं निकला, और खुदा ना खासा और तकलीफ अभी बढ़ ना जाए, कम है, किस कंडीशन में, वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा बता सकता है। स्टीम की बात की अभी आपने ना कि स्टीम देनी चाहिए, ये स्टीम के क्या क्या फवाइद है, जरा ये भी बताइए। देखिए स्टीम के फवाइद, न्यूबलाइज, स्टीम और मेडिसिन। अभी किसी के मेडिसिन नेबुलाइजर नहीं है, मेडिसिन वर्क्स 20 to 30%, ठीक है। न्यूबलाइजर वर्क 40 to 60%, 40 to 60%, ठीक है। स्टीम वर्क्स 80%। रियली? आपको कंजेशन है, नाक बंद है, आपने स्टीम जैसे ही लेंगे आप देखें कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है सब कुछ खुल गया है। तो ऑफ कोर्स स्टीम किल्स वायरसेस, और स्टीम जो अंदर जाके जो स्पॉट्स में जो बलगम जमा होता है, हर जगह बलगम है ना, देखिए ये फ्रंटल साइनसेस हैं, ये मैक्सिलरी साइनसेस हैं, यहाँ पे यहाँ बलगम आके चिपक जाता है हमारे लैरिंग्स के ऊपर, फिर चेस्ट में आ जाता है। तो जहाँ जहाँ बलगम होगा वहाँ को आपको रिलैक्स करा देगा और वो पतला कर देगा। जैसे एक एग्जांपल लें, एक घी लें और एक तवे पे डाल दें। अब तवे पे तो आप नहीं गरम नहीं करें, ठंडा पड़ा हुआ है तो घी पिघलेगा नहीं, जहाँ आपने गरम किया वहाँ पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वरना घी तो नहीं पिघलेगा। इसी तरह आप सोचें कि कोई भी चीज आप स्टीम करते हैं तो क्या होता है, पिघल जाएगी, पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है। कपड़े की एग्जांपल ले लें, आप ऐसे कपड़े को कभी भी ऐसे करेंगे तो कुचल तो नहीं जा सकती जब तक आप स्टीम प्रेस प्रॉपर ना करें। अच्छा, एक आयरन होती है, एक स्टीम प्रेस होती है, पानी वाली। जब पानी वाली होती है कितनी अच्छी तरीके से स्प्रे होके, तो ये फर्क है स्टीम का। इसमें पानी जब होता है ना तो आपके एवरीथिंग इट्स गेट्स क्लियर। अच्छा, और उसमें थोड़ा सा लौंग और नमक मिला लें, पिंक सॉल्ट। स्टीम कर रहे हैं तो क्या डालें? पिंक सॉल्ट। स्टीमर में तो ऑफ कोर्स आप सॉल्ट नहीं डाल सकते। नहीं, हम अगर घरेलू उस पे आ जाते हैं, स्टीमर अगर किसी के पास नहीं है, देगचे में बना रहे हैं, देगचे में बनाए, आपको सबसे आसान पिंक सॉल्ट डालें। पिंक सॉल्ट होना चाहिए वो 1 चम्मच आपने पिंक सॉल्ट डाली, थोड़ी आधा चम्मच या 1 चम्मच आपने एक पतीले में पिंक सॉल्ट डाला और एक थोड़ी सी लौंग डाल दिया। बच्चे को आपने लेना है ऐसे कंधे पे, ठीक है, और वहां आपने 18 इंच के फासले पे टेबल पे आपने एक पतीला रखना है और पीछे से आपने कपड़ा डाल देना है कि आप जो स्टीम दे रहा है और जो स्टीम ले रहा है दोनों सेफ रहें। वरना ज्यादातर बच्चे एक तो इस तरह डर भी रहे होते हैं और जलने का खतरा ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टीम की आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ही समझा दी लोगों को। समझना चाहिए कि ये एक डरावनी चीज भी है, सबसे ज्यादा जलाव जो होता है वो होता ही स्टीम से। मतलब वो सेफ्टी के साथ ये करना है कि फायदा। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। वो मौजूद तो नहीं हुआ लेकिन ये भी बड़ा काम का था और इस पर भी वैसे सवालात आ रहे थे मुझे अभी स्टीम के, लेकिन उसको हम अगले किसी प्रोग्राम में कवर करेंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आई होप आपको भी शो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। बात